चलिए, तो अपने स्टार्ट करते हैं फिर कैश बुक के साथ। चलिए, कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है सर? सब्सिडियरी बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। सर आप तो बोले थे कि जब ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। राइट, बिल्कुल करेक्ट। ट्रांजैक्शन रीड करो, जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन आपको यह भी तो बता रहे हैं ना कि ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जिसके लिए अपने जर्नल एंट्री नहीं पास करके उसका एक सब्सिडियरी बुक बना देते हैं। जैसे क्रेडिट परचेजेस के लिए अपने परचेज डे बुक बनाते हैं, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक बनाते हैं। उसी तरह से जितना भी पैसा का आना या पैसा का जाना, जितना भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, जितना भी कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन है, वो सब को अपने एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक। इसका मतलब कैश या बैंक में पैसा आना या जाना, कैश का प्लस या माइनस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब दोस ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्रीज, देन उसका जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। कैश सेल्स, कैश सेल हुआ तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट। कैश परचेजेस तो पेमेंट हुआ, सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। बट खास बात यह है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक का फॉर्मेट और कैश बुक का तरीका बनाने का इतना सुंदर है कि वो कैश अकाउंट का काम भी कर जाता है, मतलब लेजर का काम भी कर जाता है। मतलब अगर आप कैश बुक बनाते हो तो आपको अलग से कैश अकाउंट लेजर नहीं बनाना पड़ता है। देयर आर अदर सब्सिडियरी बुक्स ऑल्सो, जैसे परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। वो सब आपको बनाने के बाद भी, मतलब परचेज डे बुक बनाने के बाद भी परचेज अकाउंट लेजर बनाना पड़ता है, बिकॉज परचेज अकाउंट का काम परचेज डे बुक नहीं कर पाता है। उसी तरह से सेल्स अकाउंट लेजर का काम सेल्स डे बुक नहीं कर पाता है, वो वाला सब्सिडियरी बुक नहीं कर पाता है, इसीलिए सेल्स अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है। लेकिन कैश बुक इतना खास बुक है कि अगर आप कैश बुक बना लेते हो तो वो कैश अकाउंट का भी काम कर देता है और आपको अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट फिर बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैश अकाउंट सर्व्स एज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक is a book of original entry as well as it is a secondary book, जहां पे पोस्टिंग किया जाता है उसका काम भी कर देता है। फटाफट से थोड़ा सा ब्रीफली लिखना क्या बोलना चाह रहे हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडियरी बुक in which all the receipts and payments are recorded. However, cash book serves the purpose of ledger also. So if cash book is prepared, cash account or bank account need not be prepared separately. So cash book is a journal as well as लेजर। ये सब शॉर्ट नोट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। नाउ
यहां पे एक और बात है, कैश बुक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब जिसमें खाली कैश कॉलम ही रहता है, जनरली सिर्फ कैश कॉलम वाला, मतलब एक टी फॉर्मेट, लेजर टाइप का फॉर्मेट बनाएंगे, एकदम जैसे लेजर बनता है ना वैसे ही एक टी फॉर्मेट बनेगा और उसका नाम दे देंगे खाली कैश बुक। और सिंगल कॉलम, जैसे लेजर का एक ही कॉलम रहता है ना अमाउंट का, लेजर में अमाउंट का एक ही कॉलम रहता है, वैसे अगर एक ही कॉलम है तो उस कैश बुक को बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। कभी कभी डबल कॉलम कैश बुक बनता है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक दो कॉलम रहता है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। ओके। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम तीनों कॉलम रहता है। डिस्काउंट कॉलम का क्या रेलिवेंस है वो अपने क्वेश्चन करेंगे उसके साथ समझेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में आई टोल्ड यू कैश एंड बैंक कॉलम, बट समटाइम्स कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का भी दो कॉलम कैश बुक बनता है, और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाला खाली कैश बुक भी बनता है, उसको भी डबल कॉलम कैश बुक ही बोलते हैं। बट दीज आर एक्सेप्शनल सिनारियोज। अपने को जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कैश एंड बैंक कॉलम वाला कैश बुक, एंड बाई चांस कभी पूछेगा तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाला बाई चांस पूछ सकता है। ओके। तो अपने अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, जो है तो डबल कॉलम कैश बुक, बट वो डिस्कस करते समय अपना सारा कॉन्सेप्ट कैश बुक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट अपने कवर कर देंगे, और डिस्काउंट कॉलम का क्या रेलिवेंस है वो भी आप लोग को अलग से बता देंगे। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, prepare two column cash book of Tarun Kanpur and also journal entry from the following transaction। अब ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस तरह का बात करता है, कैश बुक भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी पास करना है, इसका मतलब आपको ट्रांजैक्शन को रीड करके ठीक से देख के समझना पड़ेगा कि क्या ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हां तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा, अगर ना तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जर्नल एंट्री पास होगा उसका। सर ये ट्रांजैक्शन रीड करके हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कैश बुक में जा सकता है या नहीं जा सकता है? आपको अभी अभी बोले ना, वैसा हर ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक का प्लस या माइनस हो रहा है, मतलब वैसा हर ट्रांजैक्शन जिसमें रिसीट या पेमेंट हो रहा है वो कैश बुक में जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिलता है जिसमें रिसीट या पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा। आपको ट्रांजैक्शन केयरफुली रीड करना होगा। लेट्स स्टार्ट। तो अपने को बोला है टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण कानपुर एंड ऑल्सो जर्नल एंट्रीज, और कुछ नहीं बोला तो आप सीधा कैश एंड बैंक कॉलम वाला कैश बुक बना सकते हो। कैश एंड बैंक कॉलम वाला कैश बुक इन द बुक्स ऑफ तरुण कानपुर कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट देख लो थोड़ा अच्छे से। छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो का कॉलम भी बनता है, जैसे जर्नल में बनता है ना, तो सारे सब्सिडियरी बुक में लेजर फोलियो का भी कॉलम बनता है जिसमें लेजर बुक का पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो लेजर फोलियो का भी अपने एक कॉलम बना देंगे।
छोटा सा कॉलम, एंड डेट का कॉलम जैसे सर लेजर में रहता है ना, वैसे ही डेट का कॉलम भी कैश बुक में भी रहता है। ओके, तो फॉर्मेट देखिए, दिस इज डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, amount, and this is obviously debit side and this is credit side, just like ledger, but अपने यहाँ पर अपने को डबल कॉलम बोला, इसलिए केयरफुल, ये लेजर फोलियो के पहले ना एक और कॉलम अपना जो बनेगा वो मिस हो गया, वो अभी बना दे रहे हैं। बताओ, एक और कॉलम बनेगा, अमाउंट का दो कॉलम बनेगा, एक कैश और एक बैंक, राइट। तो एक कॉलम तो ऑब्वियसली हुआ कैश का, और एक और कॉलम बनेगा बैंक, मतलब कैश और बैंक। तो आई एम इग्नोरिंग लेजर फोलियो वाला कॉलम इन दिस क्वेश्चन, राइट, लेजर फोलियो वाला कॉलम, और आप एग्जाम में भी छोड़ सकते हो, मार्क्स नहीं कटता है, ओके। बट पता होना चाहिए, जस्ट इन केस सिंपल सा क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है कि मार्क्स ही मिलने वाला फॉर्मेट बनाने का, तो वो फिर फॉर्मेट तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश अमाउंट एंड बैंक का अमाउंट, कैश एंड बैंक अमाउंट, देख लो पूरा लेजर है, खाली अमाउंट का जो एक कॉलम बनाते थे उसकी जगह दो कॉलम बना रहे, बिकॉज टू कॉलम कैश बुक बोला है, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम। फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वैसे तो एक लेजर फोलियो का कॉलम भी होता है सर, वो हम लोग इस क्वेश्चन में इग्नोर कर रहे हैं, कैश एंड बैंक, ओके। तो अपना कॉलम बनाना हो गया, फॉर्मेट बनाना हो गया, लेट्स रीड, एक एक करके ट्रांजेक्शन रीड करते हैं और उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान देना, कैशबुक में आई एम नॉट सेइंग लेजर पोस्टिंग, जब अपने लेजर पढ़ रहे थे तो आई वाज यूजिंग द वर्ड पोस्टिंग, हियर आई एम यूजिंग द वर्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, कैशबुक में जो अपने लिखते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। कैशबुक इज अ सब्सिडियरी बुक, इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहां से उठा के बाहर कहीं पे पोस्टिंग करेंगे, राइट, यहां से उठा के लेजर पोस्टिंग वाला काम करेंगे, ओके। तो अप्रैल 1 को देखो क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड रुपीज 1200 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 15,000। तो ओपनिंग बैलेंस पहले ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1200 एंड बैंक का, ध्यान से देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब सर नेगेटिव बैलेंस है, मतलब सर बैंक वैसे तो नॉर्मली हम लोग का असेट होता है, लेकिन यहां पर ओवरड्राफ्ट का मतलब हम लोग बैंक को देंगे, हम लोग के लिए पेएबल है, मतलब ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन होगा। तो कैश का बैलेंस अप्रैल 1 2020, दिस इज 2020 का अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल रहा है, तो 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड यहां पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का अमाउंट बोला 1200, बैंक का डेबिट बैलेंस है नहीं तो डैश, एंड बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहा है 15,000। तो कैश का तो कोई ओवरड्राफ्ट कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और बैंक में आ गया 15,000, ओके। नेक्स्ट, अप्रैल 3, कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 20,000, out of which rupees 16,000 is by check from his savings account। मतलब ये जो भाई साहब है तरुण, ये बिजनेस में और 20,000 रुपया लगा रहे हैं, अपने घर से ला के लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। वो जो 20,000 लगा रहे हैं ना, उसमें से, इस 20,000 में से, आउट ऑफ विच, मतलब आउट ऑफ 20,000, 16,000 इज बाई चेक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट, राइट। अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, अपने तरुण का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने तरुण के बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तरुण का अपना एक पर्सनल अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें से, जिस अकाउंट का उसके पास चेकबुक है, उस चेकबुक से वो एक 16,000 का चेक इशू कर रहा है अपने बिजनेस के नाम पर। तो बिजनेस को वो 16,000 का चेक मिला, किससे मिला, तरुण से मिला, तरुण के सेविंग्स अकाउंट से
पैसा निकलेगा और बिजनेस के बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तरुण टोटल 20,000 लगा रहा है और उसमें से आउट ऑफ विच 16,000 इज बाई चेक, इसका मतलब बैलेंस 4,000 इज बाई कैश। तो टोटल 20,000 बिजनेस में आ रहा है, कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में तो सर रिकॉर्ड होगा, लेकिन कैश प्लस ओनली 4,000, कैश प्लस कितना हो रहा है, खाली 4,000 हो रहा है ना। 20,000 में से 16,000 तो चेक से ला रहा है, बाकी 4,000 कैश में ला रहा है। तो 20,000 में से 4,000 कैश प्लस और 16,000 बैंक प्लस, क्योंकि चेक से जो पेमेंट कर रहा है वो तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आने वाला है। ये काम कब हो रहा है, April 3। टू कैपिटल सर यहां पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड में, बिकॉज कैश या बैंक प्लस हो रहा है, असेट प्लस मतलब डेबिट, राइट। कैश प्लस हो रहा है 4,000 और बैंक प्लस हो रहा है 16,000। नाइस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज April 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर ₹3,000 प्लस CGST एंड SGST at the rate 6% each, and they allowed trade discount ₹200। ध्यान देना, अपने गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, श्याम ट्रेडर से। कितना में सर, 3,000 में। बट यहां पे इंफॉर्मेशन ट्रेड डिस्काउंट का दिया है, इसका मतलब दिस 3,000 इज लिस्ट प्राइस। इस 3,000 में से ये 200 का ट्रेड डिस्काउंट को पहले लेस कर दीजिए। सर परचेज का अमाउंट इज 3,000 माइनस 200, दैट इज ओनली 2,800। परचेज का अमाउंट इज ओनली 2,800। ऑल राइट, द अमाउंट इज पेड बाय चेक, इसका मतलब कोई क्रेडिट का ट्रांजेक्शन नहीं है, पेमेंट हो रहा है। क्योंकि पेमेंट या रिसीट का ट्रांजेक्शन है मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, पेमेंट हुआ है मतलब बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और CGST SGST भी लग रहा है 6% ईच। ये जो 6% लग रहा है वो कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा सर, परचेज का अमाउंट विच इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, जो अमाउंट बच रहा है उसके ऊपर 6% CGST, उसके ऊपर 6% SGST। पर सर ये जो हम लोग परचेज करते समय GST का पेमेंट कर रहे हैं ना, ये हम लोग के लिए इनपुट GST है, तो वो इनपुट CGST और इनपुट SGST में जाएगा, ये बात भी हम लोग को पता है। कोई बात नहीं है। April 4 नॉर्मल ट्रांजेक्शन देख लो, चेक से पेमेंट हो रहा है, क्योंकि चेक से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक के कॉलम में आएगा बाई परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तो हम लोग 2,800 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके सर। 3,000 माइनस 200 इज 2,800 विच इज द परचेज का अमाउंट, राइट, 2,800। बट सर इस 2,800 के ऊपर हम लोग जो GST पे किए ना, CGST और SGST, वो उसको बोलते हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST बाई इनपुट SGST। अमाउंट बता दो कितना कितना होगा, 2,800 का 6% ईच, 2,800 का 6% बताओ कितना होगा, 168 एंड 168, राइट। क्योंकि पेमेंट हो गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो ऐसे होगा। ये तीनों April 2 का ही April 2 बोल रहा है, April 4 का ट्रांजेक्शन है। April 4 को फिर क्या हो रहा है, ये वाला ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹4,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। इस बार फिर से गुड्स परचेज कर रहा है और इस बार CGST SGST लग रहा है 6% ईच, बट इस बार कैश में परचेज कर रहा है और कोई ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। फिर से April 4 को ही फिर से बाई परचेज अकाउंट बाई CGST इनपुट, राइट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। परचेज है 4,000 का, इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था और 6% ईच ऑन 4,000, 4,000 इंटू 6% इज 240, इज इट
240, थैंक यू श्रेया, ग्रेट, करेक्ट है आपका आंसर। 4000 का 240 सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट। ओके, ओ बट सॉरी, दिस इज नॉट बैंक का ट्रांजेक्शन, दिस इज कैश का ट्रांजेक्शन, तो कैश कॉलम में लिखेंगे, सो सॉरी, 240 एंड 240, राइट। ये कैश में परचेज हुआ है, देख लो, ये बैंक से नहीं हुआ, ये चेक से पेमेंट नहीं हुआ, यहां पे वर्ड अलग से मेंशन किया था, फॉर कैश। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने को। April 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। देखो, अब यहां पे अपने को बोला सोल्ड गुड्स टू मोहन, पार्टी का नाम दे दिया, और ये नहीं बोला कि कैश मिला या चेक मिला या नहीं मिला, इस बारे में कुछ नहीं बोला। तो अपने अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, अपने ये सर जानते हैं, अगर पार्टी का नाम दे दे और फॉर कैश या फॉर चेक से पेमेंट के बारे में कुछ ना बोले, तो अपने उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सर। अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब इस ट्रांजैक्शन में, April 5 वाले ट्रांजैक्शन में कैश का आना या जाना नहीं हुआ, पेमेंट या रिसीट नहीं हुआ, पेमेंट या रिसीट अगर नहीं हुआ, कैश या बैंक में प्लस या माइनस नहीं हुआ, तो ये कैश बुक में नहीं जा सकता है, इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हो सकता। अपने को क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है कैश बुक बनाओ और जर्नल एंट्री पास कर दो, इसका मतलब और कोई सा सब्सिडियरी बुक के बारे में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। पॉसिबल होता अगर क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड होता है, अगर क्वेश्चन अपने को बोल देता सेल्स बुक बनाने, तो अपने को सेल्स बुक सब्सिडियरी बुक बनाना पड़ता। बट क्वेश्चन बोला जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो सके वो कैश बुक में रिकॉर्ड करो, जो कैश बुक में ना हो सके उसका जर्नल एंट्री पास करो। तो अपने इसका सीधा जर्नल एंट्री ही पास करेंगे। जर्नल एंट्री देख लो April 5 का। जर्नल एंट्रीज April 5, मोहन को सेल हो रहा है क्रेडिट में, मोहन इज अवर कस्टमर, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, इसको सेल्स हो रहा है तो सेल्स इनकम प्लस क्रेडिट, और सेल्स के ऊपर सर आउटपुट जीएसटी लगता है, और ये लोकल है कि इंटर स्टेट है सर, सीजीएसटी एसजीएसटी बोला है 6% ईच। बोलो अमाउंट कितना होगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सेल्स का अमाउंट इज 5,000, इसके ऊपर 6% ईच, बताओ कितना हो रहा है सर, 300 और 300, तो टोटल 5,600 मोहन से रिसीवेबल है। ओके, तो अपने April 5 का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन April 6, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश ₹2450, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹50। देखो, जब चेक इशू का बात करेगा ना, चेक इशूड का जब भी बात करेगा ना, तो आप निश्चिंत होके ये मान सकते हो कि सर बैंक से बैलेंस माइनस और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन जब चेक रिसीव होता है ना, जब चेक रिसीव होता है तब एक बार केयरफुल हो जाना जरूरी है। चेक रिसीव्ड के केस में सुन लो, चेक रिसीव्ड is either deposited on same day or deposited at a later date. Okay, it is either deposited on the same day or deposited at a later date. अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो assume deposited on the same day. If nothing mentioned, मतलब बाय डिफॉल्ट अपने को जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो अपने ये मान लेते हैं कि चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। अपने को कस्टमर से चेक मिला, अपने सेम डे डिपॉजिट कर दिए, और अगर सेम डे डिपॉजिट हो जाता है तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है देख लो। नॉर्मल सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट जिससे अपने को चेक मिला,
लेकिन सर अगर चेक को आप लेटर डेट में डिपॉजिट करते हैं, सेम डे डिपॉजिट अगर नहीं होता है, ये क्वेश्चन अपने को अलग से बताएगा या हिंट देगा या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर अपने को ये पता चल पा रहा है क्वेश्चन देख के कि चेक जो मिला है वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या हफ्ता भर बाद डिपॉजिट हो रहा है, सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, एट अ लेटर डेट अगर डिपॉजिट हो रहा है, तो उस समय अकाउंटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको 2 तरह से ट्रीट किया जा सकता है। 2 तरीका पॉसिबल है। अज्यूम चेक रिसीव्ड टू बी कैश और कंसीडर it as check in hand। assume check received to be cash, इसको कैश मान लो, जो चेक मिला ना उसको मान लो जैसे कैश मिला है और उसकी तरह अकाउंटिंग कर दो, एकदम वैसे ही अकाउंटिंग कर दो जैसे कैश का आप अकाउंटिंग करोगे। मान लो अगर आप इसको कैश मानते हो तो आप इसका एंट्री क्या बोलोगे, आपको चेक मिला, कस्टमर से क्या मिला, चेक मिला, बट बोल रहे हैं अज्यूम कर लो अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं किए हो तो मान लो चेक नहीं मिला हो, मान लो कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, और व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड, जब इस चेक को एक्चुअल में बैंक में जमा करवाएंगे, अरे नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद, हफ्ता भर बाद, 5 दिन बाद, जब भी इस चेक को बैंक में जमा तो करवाएंगे, एट अ लेटर डेट जमा तो करवाएंगे, जब जमा करवाएंगे तब बोल देना बैंक अकाउंट डेबिट, उस टाइम पर बैंक का प्लस हो गया, और 2 आपके हाथ से क्या गया, आप इसको कैश माने थे तो आपके हाथ से गया भी कैश ही ना, तो 2 कैश अकाउंट। लेकिन अगर आप इसको चेक इन हैंड मानते हो तो आप क्या बोलोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, एंड फिर जब इस चेक इन हैंड को बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब देखो ये दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट है, आप लोग को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि आप लोग के स्कूल में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। कैश बुक करते समय क्या इसको कैश माना गया है या चेक इन हैंड माना गया है, जो भी माना गया हो, ये दोनों में से आपको क्या करना है। हाँ, अगर आप कैश मानते हो, अगर आप कैश मानते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, अगर ये वाला एंट्री होगा तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि सर कैश या बैंक का प्लस या माइनस हो गया। अगर आप कैश मान रहे हो तो जब चेक रिसीव हुआ तो आप क्या बोल रहे हो, चेक रिसीव हुआ, तो आप तो मान रहे हो कैश, अगर आप कैश मान रहे हो तो कैश या बैंक का प्लस माइनस हो गया, इसका मतलब ये वाला एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और ये वाला एंट्री तो कैश बुक में होना ही होना है, बट ये एज अ कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होगा। देखो, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक, and this entry will also be recorded in cash book, will be recorded in cash book as contra entry। contra entry का मतलब होता है कैश और बैंक दोनों कॉलम का आप कैश बुक बना रहे हो और एक से पैसा निकल के दूसरे में जा रहा है, या तो कैश को बैंक में जमा करवा रहे हो या बैंक से पैसा निकाल के कैश हाथ में लेके आ रहे हो, राइट। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी ऐसा जर्नल एंट्री होता है तो कैश बुक में दोनों लेजर, कैश बुक का 2 कॉलम है, दोनों कॉलम में देखो फर्क पड़ेगा, वैसा टाइप का एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर आप कैश मानते हो तो जब कैश आपके हाथ में आया, कैश मानने से कैश हाथ में आया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और फिर जब उस चेक को बैंक में जमा करवाओगे तो वो एज अ कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में आएगा। लेकिन अगर आप इसको चेक इन हैंड मानते हो, अगर आप इसको चेक इन हैंड मानते हो तो ये वाला एंट्री जो हुआ ना, चेक इन हैंड टू पार्टी, यहां पे कहीं पे भी कैश या बैंक अकाउंट प्लस या माइनस नहीं हुआ, दिस विल नॉट कम इन
कैश बुक. It will not be recorded in cash book. Not recorded in cash book. And this is recorded as a normal entry in cash book, not as a contra entry. Normally recorded in cash book, not a contra entry. इसका मतलब सर जब भी चेक रिसीव्ड का बात हो तो एक बार केयरफुली चेक कर लो, क्या क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया है चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होने के बारे में? अगर दिया है तो अपना दिमाग का बत्ती खुल जाना चाहिए और अपने को ये दोनों में से एक मेथड चूज करके करना होगा. अभी ये इलस्ट्रेशन अपने करेंगे चेक इन हैंड मान के, ठीक है, बट आपको साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे. आप लोग को ये चेक करना है कि आप लोग के स्कूल में किस तरह से करवाया जा रहा है. दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और जो मेथड आपके स्कूल में करवाया हो वो मेथड फॉलो करके कर दीजिए. अपने को अप्रैल 6 बोला रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 और अपने उसको डिस्काउंट अलाउ किए हैं 50 रुपया. पहले तो इस ट्रांजेक्शन को समझ लो. अपने को राकेश से मिला है 2450 और अपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया 50 रुपया. का मतलब राकेश से मिलना बाकी होगा कितना? 2500. 2500 रुपया मिलना बाकी होगा. राकेश आया और बोला कि भैया ये 2450 2450 का चेक आप रख लीजिए और प्लीज 50 रुपया मेरे को माफ कर दीजिए. बिजनेस डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 2450 का चेक रख लिया. ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गया. ओके. फिर देखो अपने को जैसी चेक रिसीव का बात बोला ना, अपने को ये चेक करना होता है कि ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या. जैसे ही अपने अप्रैल 10 का ट्रांजैक्शन देखते हैं तो बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. का मतलब जो राकेश से चेक मिला है अप्रैल 6 को वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो तो अप्रैल 10 को डिपॉजिट हुआ है. तो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे दिया कि इट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. इफ इट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे मींस इट इज अ चेक इन हैंड. आप इसको कैश मान के भी कर सकते हो अगर आपके स्कूल में वैसे करवाया है. अभी अपने क्लास में अभी इसको करेंगे एज अ चेक इन हैंड. पहले अपने इसको चेक इन हैंड मान के सोचते हैं क्या हुआ. चेक इन हैंड आया अपने हाथ में 2450 का. चेक इन हैंड को आप कैश की तरह एक असेट मानिए. ऐसे मानिए जैसे कैश ही है आपके हाथ में. तो चेक इन हैंड इज ऑल्सो एन असेट जस्ट लाइक कैश. तो चेक इन हैंड असेट प्लस डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस या लॉस है. एक्सपेंस या लॉस प्लस डेबिट. टू राकेश इससे पैसा मिलना बाकी था और अब नहीं मिलना बाकी रह गया क्योंकि वो पैसा दे दिया और अपने कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिए. तो डेटर माइनस क्रेडिट. बट डेटर कितना माइनस हुआ सर? टोटल 2500 लेना था और अब कुछ नहीं लेना तो 2500 माइनस. अप्रैल 6 का अपने रिकॉर्डिंग अगर चेक इन हैंड मानते हैं तो अपने इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं कर सकते हैं बिकॉज कोई कैश या बैंक प्लस या माइनस नहीं हुआ. इसका मतलब इसका रिकॉर्डिंग अपने करेंगे जर्नल एंट्री में अप्रैल 6. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. टू राकेशेज अकाउंट. चेक मिला है 2450 का. डिस्काउंट अलाउ किए हैं सिर्फ 50 रुपीज तो 2500 अपना गया. अब एक छोटा सा चीज डिस्कस कर रहे हैं. मान लो आप लोग को बोले ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनता है. ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक डिस्काउंट का कॉलम होता है. अगर यहां डिस्काउंट का कॉलम होता और अपने इसको कैश मानते तो अपने कैश के कॉलम में 2450 प्लस करते और एक डिस्काउंट कॉलम भी होता डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, दोनों जगह ट्रिपल कॉलम, 3 कॉलम होता. तो जो डिस्काउंट कॉलम होता उसमें 50 रुपया लिख देते. बट यहां डिस्काउंट कॉलम नहीं है तो वैसे भी अपने नहीं लिख पाते. अगर कैश मानते तो भी डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग अलग से जर्नल एंट्री में ही करना पड़ता, जर्नल प्रॉपर में ही करना पड़ता. ठीक है, मतलब अप्रैल 6 का ट्रांजैक्शन अपना हो चुका. अब अपने को अप्रैल 10 का ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि दिस चेक ऑफ 2450 इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. नाउ दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. मतलब सर अब तो बैंक प्लस हो गया. अब अगर बैंक प्लस हो गया तो इसका रिकॉर्डिंग अब कैश बुक में होगा. अप्रैल 10
टू चेक इन हैंड, बैंक कॉलम में 2450। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 11, settled the account of Tej Printers ₹750 by paying cash ₹680। अपने को तेज प्रिंटर को, अपने कुछ उससे सर्विस लिए होंगे, कोई प्रिंटिंग करवाए होंगे या कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदे होंगे, वॉट एवर बी इट, अपने को उसको देना बाकी था 750, बट अपने उसका अकाउंट को सेटल कर दिए, गए तेज प्रिंटर के पास, बोले भाई प्लीज 680 रुपया रख और बाकी खत्म कर, मैटर क्लोज कर, प्लीज अकाउंट सेटल कर। तो अपने खाली 680 दिए और अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मतलब अपने उसके पास गए और उसे डिस्काउंट मांगे और वो हम लोग को डिस्काउंट दे दिया। कितना रुपीस का डिस्काउंट? 750 देना था, खाली 680 दिए, मतलब 70 रुपीस का डिस्काउंट है। बट सर पेमेंट तो किए ना, अब पेमेंट तो किए ना कैश में, क्योंकि पेमेंट या रिसीट का एंट्री हो गया तो कैशबुक में तो रिकॉर्ड होगा। April 11, क्योंकि पेमेंट है तो कैशबुक के क्रेडिट साइड में April 11 बाई तेज प्रिंटर्स, कैश कॉलम में 680 का पेमेंट हुआ। अगर ट्रिपल कॉलम कैशबुक होता तो क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट का कॉलम होता, डिस्काउंट के कॉलम में बाकी जो 70 रुपीस का डिस्काउंट रिसीव्ड है वो वहां लिख देते। लेकिन क्योंकि ये ट्रिपल कॉलम कैशबुक नहीं है, ये सिर्फ डबल कॉलम कैशबुक है जिसमें कैश और बैंक कॉलम है, तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड का रिकॉर्डिंग है ये अब अपने को करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में April 11। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम प्लस क्रेडिट, और डेबिट तो तेज प्रिंटर को करना पड़ेगा ना सर। तेज प्रिंटर हम लोग का क्रेडिटर है जिसका क्रेडिट बैलेंस था 750, 680 तो यहां पर डेबिट हम लोग कर दिए, राइट। और बाकी जो 70 डेबिट करना रह गया, क्यों करना है सर डेबिट? क्योंकि अकाउंट पूरा सेटल हो चुका, 750 क्रेडिट बैलेंस था, वो पूरा का पूरा 750 डेबिट करना पड़ेगा। तो तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट 70 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 70, राइट। तो अपना April 11 तक का ट्रांजेक्शन हो गया। वी आर डूइंग April 12 को क्या बोल रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹5350 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से जो टोटल बाकी था, देखो 5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, टोटल 5600 बाकी था। मोहन आया हम लोग के पास, 5350 दिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब रिमेनिंग 250 वो नहीं दिया, अपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिए ₹250 का, और हम लोग को कैश मिल गया। तो इसका रिकॉर्डिंग, क्योंकि कैश मिला है, इसका रिकॉर्डिंग कहां होगा? कैशबुक में होगा। और क्योंकि सर पैसा मिला है, कैश प्लस है, तो कैशबुक के डेबिट साइड में होगा April 12। April 12 टू मोहन अकाउंट, कैश मिला। कैश कितना मिला? कैश मिला 5350। तो अपने कैश प्लस 5350 ही कर सकते हैं। अगर ये ट्रिपल कॉलम कैशबुक होता तो डिस्काउंट का एक कॉलम होता, यहीं पे अपने 250 का डिस्काउंट वाला अमाउंट भी लिख देते। बट क्योंकि सर ये ट्रिपल कॉलम कैशबुक नहीं है, ये कैश और बैंक कॉलम वाला खाली डबल कॉलम कैशबुक है, तो डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग अब अपने को अलग से जर्नल प्रॉपर में करना पड़ेगा। April 12 में जाएंगे, डिस्काउंट allowed is an expense, account debit 250 टू, क्या नाम था? मोहन अकाउंट 250। ओके, नेक्स्ट April 16, an amount of ₹1000 due from Gupta brothers, written off as bad debt in the previous year, now received। April 16 को कितना अच्छा काम हुआ, लास्ट ईयर में जाके अपने को ना गुप्ता ब्रदर्स से ना कुछ पैसा मिलना बाकी था, कितना 1000 रुपया मिलना बाकी था, बट वो बदतमीज निकला और हम लोग को बहुत दिन तक पेमेंट नहीं कर रहा था, तो हम लोग उसको बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिए।
ठीक है, हम लोग लास्ट ईयर उसको बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे। मतलब अब अपने बुक्स में गुप्ता ब्रदर से रिसीवेबल कुछ भी नहीं है। गुप्ता ब्रदर इज नो मोर अवर डेटर, वी हैड ऑलरेडी बुक्ड हिम एज बैड डेट का नुकसान, लॉस, खत्म। बट अब पता नहीं कैसे इस साल में आके अप्रैल 16 को आके गुप्ता ब्रदर्स का आत्मा जागा और वो आया हम लोग के पास और 1000 रुपया जो बाकी था वो लाके दे दिया। तो अपने को गुप्ता ब्रदर से अब जो 1000 रुपया मिल रहा है वो उससे जो बाकी था उसके अगेंस्ट में नहीं मिल रहा है। अब अपने को जो मिल रहा है ये अपने लिए इनकम है, बिकॉज अपने तो ऑलरेडी उसको राइट ऑफ कर दिए थे एक्सपेंस बोल के, राइट। तो ये इनकम है जिसका नाम है बैड डेट रिकवर्ड। बट सर बैड डेट रिकवर्ड वाला इनकम का चाहे पैसा मिला हो चाहे उससे मिलना बाकी हो उसका पैसा मिला हो, पैसा तो मिला है ना, कैश तो प्लस हुआ है ना, कैश प्लस हुआ। मतलब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको अप्रैल 16 टू बैड डेट रिकवर्ड 1600, सॉरी 1000, प्लीज 1000। April 17, कैश रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर ₹200। देखो अपने को अपने पास मुरली आया और मुरली 200 रुपया दिया, बोला कि मनोहर का जो बाकी था 200 रुपया वो आप ले लीजिए। अपने को जो पैसा मिला 200 रुपया वो किससे मिला? लिटरली अगर देखोगे तो मुरली से मिला, बट अपने बुक्स में मिलना बाकी किससे है? मनोहर से बाकी है। तो मुरली आके दिया ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, बट अपने जब अकाउंटिंग करेंगे इसका तो अपने क्या बोलेंगे? मनोहर से पैसा मिल गया, मनोहर रिसीवेबल, डेटर, असेट माइनस हो जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन होगा? मनोहर अकाउंट, एंड कैश प्लस डेबिट 200, क्योंकि सर कैश का मूवमेंट हुआ इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड करिए अप्रैल 17 टू मनोहर्स अकाउंट 200। April 19, received a check for ₹800 from Mukesh, which was endorsed to Nitin. Check is a negotiable instrument. बियरर चेक एक टाइप ऑफ चेक होता है। बियरर चेक में क्या होता है? वो चेक जिसके हाथ में होगा वो अपना नाम लिख के अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकता है, राइट। उसको बोलते हैं बियरर चेक। तो मान लो अपने को एक चेक मिला मुकेश से, अपने उसको डिपॉजिट नहीं करवाए बैंक में, अपने उस बियरर चेक को अपने को पेमेंट करना था, किसको? नितिन को। अपने नितिन को दे दिया वही वाला चेक। मतलब मुकेश से चेक लिए 800 रुपया का, नितिन को दे दिए। इसका मतलब पहला बात तो ये, सर दिस चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मतलब कैश या बैंक का मूवमेंट नहीं है, कैश या बैंक का प्लस या माइनस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सर इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में तो नहीं होगा, एंड बिकॉज दिस चेक इज इंडोर्स्ड टू समवन एल्स, तो आप इसको कैश भी नहीं मानोगे। सिंपली ऐसा सोचो, ध्यान से सुनना बात को। आपको मुकेश से जो पैसा मिला वो क्यों मिला? क्योंकि मुकेश से मिलना बाकी था, मतलब मुकेश आपका डेटर था, मतलब मुकेश का डेबिट बैलेंस था। अब वो अगर आपको 800 दे दिया, मतलब अब उससे आपको कुछ मिलना बाकी नहीं है, मतलब मुकेश डेटर का असेट का माइनस करना है अपने को, तो असेट माइनस मुकेश को, असेट माइनस करना है अपने को, तो मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। पहला बात तो मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करना है ₹800, ये क्लियर है सर। दूसरा बात, अपने नितिन को पेमेंट कर दिए, क्यों पेमेंट कर दिए सर? क्योंकि पेबल था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी था, इसका मतलब सर क्रेडिट बैलेंस था। अब अपने पेमेंट कर दिए तो अब अपना पेमेंट करना कोई बाकी नहीं है, तो नितिन लाइबिलिटी माइनस हो रहा है, लाइबिलिटी माइनस मतलब डेबिट, तो नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, जर्नल एंट्री पास होगा, कैश या बैंक का कोई प्लस या माइनस नहीं है इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये एंट्री सबको समझ में आया क्या? प्लीज फटाफट मेरे को कंफर्म कर देना, ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन था। आप लोग को अगर समझ में आया तो एक्सेलेंट। अप्रैल 19, सर नितिन को पेमेंट कर दिए तो नितिन अकाउंट डेबिट, और मुकेश से पेमेंट मिला तो मुकेश अकाउंट क्रेडिट। कितना? 8000 है क्या अमाउंट? 800 है, सॉरी, 800 है।
ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 20, sale of old furniture for rupees 700 plus CGST and SGST at the rate 6% each. Payment is received in cash. मतलब अपने कोई पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर क्रेडिट, और जब पुराना फर्नीचर भी बेचते हैं तो सर हम लोग को कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना पड़ता है, जिसको बेचते हैं उसे जीएसटी लेना पड़ता है, तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 6% ईच ऑन 700, एंड ये पूरा का पूरा पैसा मिल गया कैश में, मतलब कैश प्लस, तो कैश बुक के डेबिट साइड में कैश कॉलम में अपने रिकॉर्ड करेंगे। April 22 फर्नीचर टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट बता दो फटाफट कितना होगा सर। कैश कॉलम में लिखिए, कैश कॉलम में एक तो फर्नीचर का वैल्यू जो था 700 रुपया में बेचे तो 700 रुपया में मिल गया, मतलब 700 रुपया मिल गया, फॉर रुपीज 700 बोल रहा है तो 700 रुपया मिल गया, और 6% ईच बोल रहा है, मतलब 42 एंड 42 इज इट 784 टोटल। देख लो 700 का 6% इज 42 एंड 42, April 20 का ट्रांजेक्शन इज डन। April 25, विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 3000, बैंक से पैसा निकाले 3000। आपको बोल चुके हैं ऑलरेडी, अगर कैश जमा करवाए बैंक में या बैंक से कैश निकाले और ऑफिस में रख लिए उस कैश को, तो कैश और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व है। इस टाइप का एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आपके पास जो लेजर फोलियो का कॉलम रहता है ना, उसमें इस टाइप का रिकॉर्डिंग में सी लिखना पड़ता है टू रिफ्लेक्ट दैट इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे April 25 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 3000, मतलब बैंक से 3000 रुपया निकाले तो कैश प्लस हुआ पर बैंक माइनस हुआ, कैश प्लस बैंक माइनस, तो कैश के सर डेबिट कॉलम में लिख दो, कैश के डेबिट कॉलम में लिख दो 3000, और बैंक के क्रेडिट कॉलम में, बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिख दो 3000। डेट क्या है April 25, April 25, यहां पे 2 क्या लिखे सर, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश को तो डेबिट कॉलम में लिख दिए, लेकिन क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट तो 2 बैंक अकाउंट, राइट। ये ही यहां पर जो लेजर फोलियो वाला पतला सा एक तो छोटा सा कॉलम रहता है ना, वहां पर ऐसे लिखना पड़ता है सी कॉन्ट्रा, ये बताने के लिए कि दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। उसी तरह से इधर भी आपको लिखना पड़ता है दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। April 25 को बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है कैश, तो यहां पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, राइट। इसी तरह से अगर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होता तो उसको भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट दोनों में इफेक्ट हो रहा है। April 25, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब ड्रॉइंग्स, तो बैंक से पैसा विड्रॉ तो किया बट ये कॉन्ट्रा नहीं है, ये जो कैश आया ना वो ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा रुपीज 1000, एंड फॉर इनकम टैक्स रुपीज 500। आपको याद दिला दे, बता दें कि सर इनकम टैक्स भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो इनकम टैक्स इज ऑल्सो द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर एंड इट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया 1000 और 500, टोटल 1500 ड्रॉइंग्स बैंक से निकल गया, तो बैंक माइनस, इसलिए अपने को कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा April 25 को ही, April 25 को ही बाई ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक से 1500 रुपया निकल जा रहा है। April 28, सुरेंद्र हु ओड का मतलब जिसको देना था, सुरेंद्र जिसको देना था, सुरेंद्र हु ओड मतलब सुरेंद्र जिसको देना था रुपीज 400 बिकेम बैंकरप्ट। सुरेंद्र को तो सर देना था, लेकिन लेना किसको था, बिजनेस को लेना था, मतलब बिजनेस के लिए रिसीवेबल था, लेकिन सुरेंद्र जिससे बिजनेस को लेना था वो हो गया बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा इन अ रुपी। हम लोग इस टाइप के लैंग्वेज से बहुत कंफर्टेबल है सर। ये जो 400 रुपया बाकी था ना, इसका 60% आपको मिल गया,
इसका 60 पैसा इन रुपी का मतलब 60% मिल गया, मतलब 240 रिसीव्ड, 160 बैड डेट। 160 नहीं मिल पाएगा, बैंकरप्ट हो चुका। अपने को तो भाई पहले मतलब इस बात से है कि ये जो 240 रुपया मिल गया ना, वो तो कैश आया ना, पहले तो उसका रिकॉर्डिंग करो। अप्रैल 28 टू सुरेंद्र अकाउंट 240, और जो 160 नहीं आया वो बैड डेट हो गया। बैड डेट का रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हो सकता है, उसका रिकॉर्डिंग आपको अलग से जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। अप्रैल 25 को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र's अकाउंट 160 का बैड डेट है। ठीक है, मतलब टोटल 400 रुपया मिलना था, सुरेंद्र अकाउंट पूरा 400 क्रेडिट हो गया, 240 यहां पर क्रेडिट कर दिया ना टू सुरेंद्र अकाउंट, और नीचे देखो यहां पे टू सुरेंद्र अकाउंट, उसमें से सर 160 हम लोग का नुकसान हो गया, तो बैड डेट डेबिट, और कैश जो हम लोग को मिला 240, उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट कॉलम में लिख दिए, कैश बुक के डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट, अप्रैल 28 received payment of a loan advanced to Ram rupees 3000 and deposited out of it rupees 2500 into bank. Simply हम लोग एक लोन दे के रखे थे राम को हम लोग लोन दे के रखे थे, अब उसका रीपेमेंट आ गया, मतलब लोन का रीपेमेंट आ गया, मतलब राम से हम लोग को 3000 रुपीज मिल गया, बट जैसे ही वो 3000 मिला ना, उसमें से तुरंत अपने 2500 बैंक में जमा करा दिए। देखो 2500 बैंक में जमा करा दिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सर जो 3000 मिला ना, उसमें से 2500 बैंक प्लस और 500 कैश प्लस। करेक्ट, तो क्योंकि कैश और बैंक दोनों प्लस हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 28 टू लोन टू राम, राइट, लोन देके रखे थे तो रिसीवेबल था, रिसीवेबल का नाम था लोन टू राम अकाउंट, अब लोन टू राम अकाउंट अब नहीं रहा, तो रिसीवेबल असेट माइनस क्रेडिट हो जाएगा, कितना, पूरा का पूरा 3000, बट उसमें से 500 रुपया मिला कैश में, 2500 हम लोग तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक के सीधा डेबिट कॉलम में लिख देंगे। अप्रैल 30 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जब बोला, मतलब बैंक हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज किया है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट हम लोग को देता नहीं, हम लोग से इंटरेस्ट लेता है, तो ये इंटरेस्ट हम लोग के लिए एक्सपेंस है, जिससे बैंक का बैलेंस कम होगा, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिटेड बाय बैंक रुपीज 375 अप्रैल 30 बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना है अमाउंट 375। ऑल राइट, अब क्या बोल रहा है अप्रैल 30, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड विद द बैंक द बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग रुपीज 2000 एज कैश इन हैंड। क्वेश्चन इस सेंटेंस का, इस ट्रांजैक्शन का प्लीज गाइस ध्यान से सुनना, मतलब समझना, और प्लीज कंफर्म करना, हाँ सर एकदम अच्छे से क्लियर है। क्या बोल रहा है, अप्रैल 30 को बैंक में डिपॉजिट करा दिए, डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट जितना कैश बचा था ना, जितना कैश बचा था वो पूरा का पूरा बैंक में जमा करा दिए, खाली रख लिए, रिटेन कितना कर लिए, रिटेनिंग 2000 रुपया, बस आपको सबसे पहले कैश कॉलम का बैलेंसिंग करना है, उस बैलेंसिंग को करते वक्त ध्यान रखना है, जितना भी बैलेंस आए उसमें से 2000 माइनस कर देना, 2000 माइनस कर देना, 2000 लास्ट में कैश का बैलेंस पड़ा रह जाएगा, और बाकी जितना भी कैश है वो पूरा का पूरा बैंक में डिपॉजिट कर देना, कॉन्ट्रा एंट्री, उसके बाद बैंक का बैलेंस भी कैलकुलेट कर देना, सिंपल। चलो ये काम करते हैं, बैलेंसिंग वाला काम, एवरीवन गाइस बहुत केयरफुली ध्यान से देखो, पहले अपने को कैश कॉलम का बैलेंसिंग करना है, ये तो क्लियर है, क्योंकि अपने को कुछ कैश पहले डिपॉजिट कराना है बैंक में, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज से ना एक पॉइंट हम लोग को बहुत क्लियर हो गया, अप्रैल 30 को देख लो,
अप्रैल 30 को हम लोग जब बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का आने वाला है 2000। कैश कॉलम में ना हमेशा डेबिट का टोटल ही ज्यादा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कैश के केस में, सिर्फ कैश के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा है, तब आपका कुछ मिस्टेक है। क्यों सर? क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आपके पास कैश बॉक्स में पड़ा था 5000 रुपया और आप 6000 रुपया निकाल के दे दिए, कोई जादू चल रहा है क्या? नहीं दे सकते हैं। बैंक के केस में हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला सिनेरियो वो अलग चीज है। यस सर, इसका मतलब सर अपने कैश का सीधा सीधा ना डेबिट कॉलम का टोटल पहले कर सकते हैं। तो बताओ कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल, गाइज एवरीवन प्लीज लेट मी नो, डेबिट साइड का टोटल बताओ फटाफट, एवरीवन कौन बता रहा है? जो कैश अपने जमा करवाएंगे ना बैंक में, जो कैश जमा करवाएंगे उसका भी लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं। चलो उसका लेजर पोस्टिंग क्या होता है सर? अप्रैल 30 को ना एक काम अपने को करना है, कैश जमा करवाना है बैंक में। कैश जमा करवाना है बैंक में, मतलब सर कैश होगा माइनस, कैश होगा माइनस और बैंक होगा प्लस। बैंक होगा प्लस और कैश होगा माइनस, राइट? तो ये जगह छोड़ दो, यहां पे आप लिख दो, क्योंकि सर बैंक प्लस होगा तो टू कैश अकाउंट आने वाला है, एंड क्योंकि सर यहां पे कैश माइनस होगा तो बाई बैंक अकाउंट आने वाला है। इसका अमाउंट अभी हम लोग को पता नहीं है, वो अमाउंट हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं सर, बट पहले हम लोग को डेबिट साइड का टोटल, कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल बता दो। मेरे पास एक आंसर आया है, बाकी लोग आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, रिक्वेस्ट है सबको फटाफट से आंसर दो। कैश कॉलम का टोटल कितना आ रहा है? मेरे पास एक आंसर आया है विच आई एम शेयरिंग, आप लोग कंफर्म कर रहे हो। 16,274, 16,274 गाइस प्लीज कंफर्म, क्या 16,274 आप लोग का भी आ रहा है? कंफर्म करना, अगर हाँ आ रहा है तो 16,274 बैंक का टोटल हो गया। एंड अब जो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे इसमें सारा माइनस कर देंगे, 4,000, 240, 240, 680 और इवन 2,000 लास्ट में जो रख लेंगे वो भी माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा दैट विल बी कमिंग हियर। तो अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए। यस, मेरे को कंफर्मेशन भी मिल गया है कि टोटल इज 16,274। तो अब बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? यहां पे जो लिखेंगे वो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 17,014, इज इट? टोटल 17,014 आ रहा है क्या? टोटल एक बार गाइस फिर से चेक करो फटाफट से प्लीज एवरीवन। 1200 प्लस 4,000 प्लस 5350 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 3,000 प्लस 240 प्लस 500, this is coming as deposited in bank is 9,114. Very good. तो अगर यहां पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज 9,114, तो यहां पे अपने कैश कॉलम से माइनस कर दिए क्रेडिट साइड में, मतलब कैश कॉलम के तो क्रेडिट साइड में, बट बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 9,114। तो अब बैंक का टोटल भी कर लो। पहले तो बैंक का कॉलम को स्कैन करो, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, देख के सर एक लुक से
ये बात लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। 15 to 17 यहां पे 16, ऐसा लग रहा है कि डेबिट साइड ही ज्यादा है और बैलेंस कैरिड डाउन यहां पर आएगा। इसका मतलब बैंक कॉलम का भी डेबिट साइड का टोटल पहले कर देंगे। 16,000 प्लस 2450 प्लस 2,500 प्लस 9,114, क्या ये 30,064 आ रहा है क्या? अब इसमें से बाकी माइनस कर दो और वो यहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बता दो कितना आ रहा है। अपने आप गाइज प्लीज कैलकुलेट करो। ये सब अगर आप लोग अपने आप नहीं कर रहे हो तो वो एग्जाम में बहुत मुश्किल वाला बात हो जाएगा। क्या बैलेंस आप लोग का भी 7053 आ रहा है क्या? फिर से एक बार कंफर्म करना बैलेंस। ओके, so this is how we prepare cash book.